to section 48. Proviso to section 48. Proviso to section 48. सेक्शन 48 के प्रोविजो करते हैं कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स purchased by non-resident in foreign currency. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है फॉरेन करेंसी में शेयर्स और डिवेंचर परचेज करता है, शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर कोई नॉन रेजिडेंट परचेज करता है, तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन को क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, कन्वर्टेड into foreign currency. यानी अगर कोई नॉन रेजिडेंट हमारे इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है फॉरेन करेंसी में, तो सेल कंसिडरेशन कितना लेना है? तो इसमें इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी एट एवरेज रेट prevailing on transfer of shares. यानी जिस टाइम आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम क्या एवरेज रेट है? एवरेज रेट का मतलब है टीटी बाइंग रेट, एवरेज रेट का मतलब है एवरेज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू टीटी बाइंग रेट plus TT selling rate divided by 2. TT buying rate plus TT selling rate. Telegraphic transfer. TT means telegraphic transfer. Telegraphic transfer. TT buying rate divided by TT selling rate divided by 2. तो ये काम करना है हमें ऑन ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर पे, जब आपने शेयर ट्रांसफर किया है उस डेट में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेस, इसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सपेंसेस। अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो ये भी माइनस करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी एट एवरेज रेट ऑन ट्रांसफर। यानी ट्रांसफर के टाइम पे जो भी एवरेज रेट है उस एवरेज रेट से कन्वर्ट करो, और माइनस करने के बाद ये हमारा आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। ये हमारा नेट सेल कंसिडरेशन है, और इसमें से अब माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट आपके पास शेयर्स खरीदने आया है तो आपको फॉरेन करेंसी देगा और फॉरेन करेंसी में आपसे शेयर खरीदता है, तो कन्वर्टेड इन फॉरेन करेंसी एट एवरेज रेट ऑन एक्विजिशन।
यानी एक्विजिशन के टाइम का क्या एवरेज रेट है, ये माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद ये हमारा कैपिटल गेन आ गया, और ये कैपिटल गेन हमारा आ गया, और कैपिटल गेन ये आ गया इन फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी में है, कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड इनटू रुपए, टीटी बाइंग रेट, at TT buying rate on conversion rate on transfer, यानी ट्रांसफर के टाइम पे जो भी टीटी बाइंग रेट है उस रेट से इस कैपिटल गेन को रुपया में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा कैपिटल गेन है। तो जब भी कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो आप कैपिटल गेन इसी तरह से कंप्यूट करोगे। सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल, मिस्टर एक्स, ये नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट, मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है और इंडिया पैसे लेके आता है, रेमिटेड $10,000 on remitted $10,000 on 1st March 2013, 1 मार्च 2013 को 10,000 रुपए इंडिया में भेजता है, and bought shares of Indian company 5,000 शेयर्स खरीदता है, ठीक है, और एट ₹100 each, 5,000 शेयर्स खरीदता है, 100 रुपए का एक शेयर्स है, ऑन 15th अक्टूबर 2013, 15 अक्टूबर 2013 को ये खरीदता है, एंड एक्सपेंसेस incurred on transfer ₹15,000, 15,000 रुपए खर्चा किया ट्रांसफर पे, एंड इंटायर शेयर्स, यानी इंटायर शेयर्स sold on 5th June 2015 at 150 each, 150 रुपए के हिसाब से बेच दिया। कंप्यूट कैपिटल गेन कंप्यूट करना है हमें, कंप्यूट कैपिटल गेन, और क्वेश्चन में टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट ये दिया रहेगा। सपोज क्वेश्चन में ये रेट दे रखा है, टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग रेट, टीटी बाइंग और सेलिंग रेट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, टीटी बाइंग रेट और सेलिंग रेट, पहला डेट है 1 मार्च का 13, उसके बाद 15 अक्टूबर 13 और 5 जून 2015, ये डेट दे रखा है क्वेश्चन में। 1 मार्च 13 में टीटी बाइंग रेट है 55, सेलिंग रेट है 57, 15 अक्टूबर 2015 में टीटी बाइंग रेट है 58 और 60 कर देते हैं 60, और 15 में रेट है 65 और 67, ये रेट दे रखा है क्वेश्चन में, दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा ये रेट, टीटी बाइंग टीटी सेलिंग रेट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, $10,000 भेज दिया मिस्टर एक्स इंडिया में, 10,000 रुपए में से शेयर्स खरीदा 5 लाख और
100 का एक शेयर है, 5000 शेयर 100 का एक है, 5 लाख रुपए का शेयर्स खरीद लिया। ठीक है, 5 लाख शेयर्स का खरीदा और सारे शेयर्स को बेच दिया 5 जून 2015 को। कितने का बेचा? 150 के हिसाब से। तो कितना हो गया रुपया में? कितना हो गया? 500 रुपया में हो गया हमारा 500 मल्टीप्लाइड बाय 150, कितना हो गया? 7,50,000। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डॉलर में। इसको कन्वर्ट करो डॉलर में एट एवरेज रेट। तो ट्रांसफर के टाइम का रेट क्या है? ट्रांसफर 5 जून को किया है, यहां एवरेज रेट क्या हो गया? 65 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 2, यानी 66 आ गया। तो डिवाइड कर देते हैं, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 66, ये डॉलर में वैल्यू आ गया हमारा कितना? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 66, डॉलर में वैल्यू आ गया कितना? $11,363 पॉइंट भी है, 0.63 पॉइंट में लिखना है क्योंकि डॉलर है 63 और इसमें फर्क पड़ जाएगा। तो 0.63 ये आ गया। तो पहला काम हमारा हो गया, सेल कंसिडरेशन कन्वर्टेड इन फॉरेन करेंसी एट एवरेज रेट प्रिवेलिंग ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर के टाइम पे जो एवरेज रेट है उससे डॉलर में कन्वर्ट कर लो। आपने कन्वर्ट कर लिया, ये आया 11,363.63। ठीक है, ये आ गया हमारा। सेकंड, एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। इसको भी डॉलर में कन्वर्ट करो, 15,000 डिवाइडेड बाय 66, ये डॉलर में आ जाएगा 22727। ये काम कर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 11,363.63 माइनस 227.27, कितना आ गया? डबल 1,136.36, ये आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है हमारा? 5 लाख। 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसका आपने ये कब खरीदा था? 15 अक्टूबर 2013 को। 15 अक्टूबर 2013 में हमारा 58 और 60 है, एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 59। तो इसको 59 से डिवाइड कर दो, फिर ये भी डॉलर में आ जाएगा, ये भी डॉलर में आ जाएगा। कितना आया? 59, हाँ 8474.57। अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसमें हमें 12 महीने देखना है, तो ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि करेंसी गेन आपको मिल रहा है, फॉरेन करेंसी का गेन आपको मिल रहा है, इसीलिए इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। माइनस करने के बाद कितना कैपिटल गेन आ गया हमारा? माइनस करने के बाद 11,136 माइनस 0.36 में से ये माइनस कर दो, कितना है? 2,661.79, ये आ गया हमारा कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। अब इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन इन रुपए, रुपया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे टीटी बाइंग रेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी 65 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया हमारा रुपया में। डॉलर है, डॉलर 2661.79 मल्टीप्लाइड बाय 65, कितना? 173016। 1,73,000 का कैपिटल गेन होगा।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजो टू सेक्शन 48 है। नहीं पहले से है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आते हैं एग्जम्पशन पे। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 सेक्शन का एग्जम्पशन हम लोग करेंगे। ठीक है, जब भी कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी की शेयर्स फॉरेन करेंसी में खरीदता है तो आपको ऐसे ही कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन, एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से हमें एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54 में। एग्जम्पशन अंडर, एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से एग्जम्पशन हमें मिलता है। सबसे पहला सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 54, एग्जम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल हाउस on purchase of new residential house, ये हेडिंग लिखते हैं रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, हमारे पास एक घर है, उस घर को बेच के नया घर खरीदते हैं, तो हमें इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है। रेजिडेंशियल हाउस ये किसके लिए चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस किसको चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को। रेजिडेंशियल हाउस सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को चाहिए। इसका मतलब ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ, इंडिविजुअल और एचएफ। इसके अलावा किसी और के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ के लिए है। और ये घर हमारी 3 साल से ज्यादा पुरानी है, यूज्ड फॉर ए पीरियड मोर देन 3 years, पीरियड मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा आप यूज करोगे तभी तो लॉन्ग टर्म होगा। 3 साल से ज्यादा आपने यूज किया और यूज करने के बाद अब इसको ट्रांसफर कर देते हो, इसको ट्रांसफर कर दिया। अगर इसको ट्रांसफर करोगे तो कौन सा कैपिटल गेन होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हमारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, टोटल कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54। इस एग्जम्पशन के लिए हमें करना क्या है? इस लॉन्ग टर्म से नया एसेट्स खरीदना है। इससे आप न्यू एसेट्स परचेज करोगे। परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस within 1 year before and 2 years after। 1 साल पहले और 2 साल तक आप नया घर खरीदोगे। परचेज, ठीक है, परचेज यहां पे न्यू से पहले 1 लिखते हैं, सिर्फ ये चेंज आ गया, पहले लिमिट नहीं था। 1 रेजिडेंशियल हाउस, परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस। एक ही घर खरीदना है, एक से ज्यादा नहीं खरीदोगे। परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस within 1 year before and 2 years after। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड within 3 years, कंस्ट्रक्टेड within 3 years, within 3 years, यानी from the date of transfer, from the date of transfer, date of transfer, यानी जिस दिन आपने इस घर को बेचा है
वहां से 1 साल पहले, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, या 2 साल बाद तक, 2 years आफ्टर, और 3 years फॉर कंस्ट्रक्शन। 3 years ये मिलता है फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर पुराना घर आप प्लॉट खरीदते हो तो खरीद के बनाना पड़ेगा। अगर आपने बना बनाया घर खरीदा है तो परचेस्ड न्यू रेजिडेंशियल हाउस। खरीदने के लिए हमारे पास 1 साल पहले, 2 साल बाद तक टाइम है। बनाने के लिए हमें 1 साल पहले और 3 साल बाद तक टाइम है। तो यहां तक आप घर बना सकते हो। तो टोटल आप टाइम पीरियड देखो तो यहां से यहां तक है, इस बीच में आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है, इस बीच में आप कभी भी बना सकते हो। अब देखो हमारे पास टाइम है 2 साल और 3 साल, लेकिन रिटर्न के लिए तो हमें 2 साल 3 साल इंतजार नहीं करना है। रिटर्न तो हमें 31 जुलाई को या 30 सितंबर को जमा करवा देना है। रिटर्न हमें 31 जुलाई को और 30 सितंबर को जमा करवा देना है। तो जब रिटर्न जमा करवाएंगे, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा करोगे तो उस टाइम क्या करना है, तो रिटर्न जमा करने से पहले अनयूटिलाइज अमाउंट बचा हुआ है पैसे अभी, तो उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं अनयूटिलाइज अमाउंट, अनयूटिलाइज अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट shall be deposited, shall be deposited in capital gain account scheme, deposited in capital gain account scheme, capital gain account scheme on or before, on or before due date of return of income, due date of return of income, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट से पहले ये पैसे जमा करना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। आपने पैसे जमा करवा दिया तो आपके ये टोटल कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। या तो आप घर खरीद लो या बना लो, अगर खरीद नहीं पाते तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो। 2 साल के बाद, अगर टैक्सेबल भी होगा तो 2 साल के बाद होगा। अगर 2 साल तक आप घर नहीं खरीदते तब 2 साल के बाद आप टैक्स दे दो। उतने ही टैक्स देना है, चाहे अभी दो या 2 साल के बाद दो। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो आराम से, और आराम से घर देखते रहो, जब पसंद आ जाए तो खरीद लो, पैसे विड्रॉ करके खरीद लो। अगर 2 साल के बाद यहाँ पे अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया, या 3 साल, 3 साल लेते हैं, 3 साल बनाने के लिए हमें 3 साल का टाइम मिलता है, तो 3 साल के बाद तक भी आप घर नहीं खरीदते तो 3 साल बाद जो भी अमाउंट आपके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रहेगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, एनी बैलेंस लेफ्ट, एनी बैलेंस लेफ्ट in capital gain account scheme after expiry of 3 years, immediately after expiry of 3 years, immediately after expiry of 3 years, after expiry of 3 years shall be taxable, ये हमारा taxable हो जाएगा, shall be taxable। यानी 3 साल जिस प्रीवियस ईयर में खत्म हो गया उस प्रीवियस ईयर में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, अब चलते हैं नए घर पे। ये जो नया घर आपने खरीदा है इसकी लॉक इन पीरियड 3 साल का है। नया घर 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करोगे। न्यू रेजिडेंशियल हाउस, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, न्यू रेजिडेंशियल हाउस will not be transferred, will not be transferred before expiry of, before expiry of 3 years, before expiry of 3 years. New residential house will not be transferred before expiry of 3 years. 3 साल से पहले आप इस घर को ट्रांसफर नहीं करोगे। If transferred, if transferred
यदि बेच दिया आपने, इफ ट्रांसफर्ड, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस shall be reduced by long-term capital gain exempted earlier. यानी यहां पे जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था, ये कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां जितना एग्जम्प्ट हुआ था, उतने से नए घर का कॉस्ट कम हो जाएगा. नए घर का कॉस्ट कम हो गया, इसका मतलब नए घर पे ज्यादा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. यानी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना पड़ता, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो नॉर्मल टैक्स रेट देना पड़ेगा. तो ये है हमारा सेक्शन 54. ये सेक्शन 54 है. और सेक्शन 54 में एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं. सेक्शन 54 में एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल. उसके बाद फिर 54 आप एक सेक्शन समझ लोगे तो बाकी सेक्शन मिलता जुलता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा. फिर सेक्शन पहला एग्जाम्पल. अब मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स एक हाउस प्रॉपर्टी acquired a house property for रुपए 10 lakhs on 1st October 2010. एक घर खरीदा 2010 में and sold house property on 15th अप्रैल 2015. 15 अप्रैल 2015 में बेच दिया. एंड परचेज्ड फॉर, रुपया लिख लो, फॉर रुपए 25 लाख, 25 लाख में बेच दिया. एंड परचेज्ड ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस on 1st January 2016 for रुपए 7 lakhs. Compute and further Mr. X sold, या इस यहां पे अमाउंट को 17 lakhs कर लो. यहां पे 17 lakhs कर लेते हैं. 17 lakhs. Further Mr. X sold the new house property. Further Mr. X sold the new house property on, नया घर बेच दिया on 15th December 2016 में for रुपए 25 lakhs. Compute capital gain in previous year 2015-16 and 2016-17. अब दोनों ही ईयर में कैपिटल गेन निकालना है. तो सबसे पहले 15-16 में आते हैं. 2015-16 में 2000 प्रीवियस ईयर हमारा है 2015-16. सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर 2015-16 में आते हैं. 15-16 में हमारा सेल कंसिडरेशन कितना है? सेल कंसिडरेशन हमारा कितना है? 10 लाख के घर को बेच दिया 25 लाख में, 25 lakhs. अब इसमें से माइनस करेंगे लेस. शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म है. 2010 में खरीदा और 15 में बेच रहे हो,
36 मंथ से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इसमें से इंडेक्सेशन करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, यहां पे निकालते हैं 10 लाख 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1081 और डिवाइडेड बाय 2010-11 का 711, ये माइनस कर लो तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, कितना हो गया कैपिटल गेन, कितना है, ये आया 15.20 lakhs, ये माइनस कर दो 0.80 lakhs 9.80 lakhs, तो हमारा कैपिटल गेन हो गया 9.8 lakhs, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 9.8 lakhs। तो एग्जम्पशन कितना लोगे, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 9.80 lakhs, ये हमारा कैपिटल गेन है। तो एग्जम्पशन कितना मिल जाएगा, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना मिलेगा, 17 lakhs का आपने नया घर खरीदा तो कैपिटल गेन जितना है उससे ज्यादा तो एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन हो गया 9.80 lakhs, हमारा कैपिटल गेन नील हो गया, यानी 15-16 में हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर 2016-17 में। 16-17 में आपने इस घर को 3 साल से पहले बेच दिया, 3 साल से पहले बेचोगे तो क्या कंसिक्वेंसेस है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, नया घर का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो नया घर का सेल कंसिडरेशन कितना है 25 lakhs, नए घर का सेल कंसिडरेशन कितना है 25 lakhs, 25 लाख है, और लेस इसमें से माइनस कर लेते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 17 lakhs, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 17 lakhs माइनस 9.80 lakhs, माइनस कर लो कितना बचा 7.2, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 7.20 lakhs, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 25 लाख माइनस 7.2 17.80 lakhs, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा प्रीवियस ईयर 16-17 में। तो ये हमारा सेक्शन है 54, सेक्शन 54, और नेक्स्ट सेक्शन है 54B, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 54B। ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 54B। 54B कैपिटल एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, यहां पे कैपिटल गेन लिख रहे हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख रहे हैं कि 54 का एग्जम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है, शॉर्ट टर्म में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन 54B में कैपिटल गेन लिख रहे हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ agricultural land purchased on purchase of another agricultural land, ठीक है, परचेज ऑफ अनदर एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीदते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसमें आते हैं फिर
अब दोनों सेक्शन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग इसको लोकेट करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा कैपिटल एसेट्स 54 में था रेजिडेंशियल हाउस, यहां कैपिटल एसेट्स है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड। पहला डिफरेंस ये एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड। अब बताओ ये एग्रीकल्चरल लैंड हमारा रूरल होगा या अर्बन होगा? अर्बन होगा, रूरल पे तो कैपिटल गेन ही नहीं होता, तो इसीलिए ये हमेशा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, ये हमारा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये एग्रीकल्चरल लैंड खेती कौन करता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, कोई और नहीं करता। ये इसीलिए एग्रीकल्चरल लैंड का एग्जम्पशन किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को या एचयूएफ को, इंडिविजुअल और एचयूएफ, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को एग्जम्पशन मिलता है। और ये एग्रीकल्चरल लैंड कम से कम 2 साल यूज करना पड़ेगा, यूज्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर 2 years और मोर, कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा यूज कर सकता है। तो इसीलिए 2 साल यूज करके बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल यूज करके बेच दिया तो लॉन्ग टर्म। तो यानी यहां पे कैपिटल गेन सिर्फ लिख रहे हैं, यहां कैपिटल गेन का मतलब दोनों है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है कैपिटल गेन। अब ये टोटल कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये टोटल कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। कब एग्जम्प्ट होगा, जब आप इस कैपिटल गेन से न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करेंगे, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज्ड विद इन परचेज। अब बताओ 1 साल पहले, इससे पहले 1 साल पहले टाइम मिला था हमें, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और उसको बेच देंगे तो रहेंगे कहां। इसीलिए लॉ में प्रोविजन है कि आप पहले नया घर खरीद लो, नया घर खरीदने के बाद 1 साल तक आराम से बेच सकते हो, एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए शिफ्टिंग के लिए हमें 1 साल बिफोर टाइम मिलता है, 1 साल पहले का टाइम आपको सिर्फ शिफ्टिंग के लिए मिलता है। आप नया घर खरीद लो, पहले नए घर में शिफ्ट हो जाओ, तब पुराने घर को बेचो। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड में शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? एग्रीकल्चर लैंड में तो शिफ्टिंग क्या होगी, कुछ नहीं होगी। आपने लैंड खरीदा है तो लैंड में क्या शिफ्ट करोगे, जो फसल है फसल को तो शिफ्ट कर नहीं सकते, जो जिस खेत में जो फसल है वही रहेगा। तो यानी शिफ्टिंग वर्ड यहां नहीं है, इसीलिए यहां बिफोर टाइम नहीं मिलेगा। परचेज न्यू एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 years, विद इन कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, एग्रीकल्चरल लैंड में तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, ना ही कंस्ट्रक्शन होगा ना ही शिफ्टिंग होगा। तो इसीलिए परचेज विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सिर्फ 2 साल का टाइम मिलेगा ट्रांसफर से, 2 साल के अंदर आप नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो। लेकिन 2 साल काफी लंबा टाइम है, उससे पहले ही रिटर्न जमा करना पड़ेगा। रिटर्न जमा करने से पहले अगर अनयूटिलाइज अमाउंट बचा है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो, ठीक है। डिपॉजिट अनयूटिलाइज अमाउंट, डिपॉजिट अनयूटिलाइज अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, deposit unutilized amount in capital gain account scheme on or before due date of return of income, यानी इनकम टैक्स के रिटर्न के ड्यू डेट से पहले अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो। आपने जमा करवा दिया तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, जब आपने जमा करवा दिया तो भी एग्जम्पशन मिलेगा।
और लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल का। न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। आप बताओ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा होना चाहिए, रूरल या अर्बन? दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों हो सकता है, मे बी द रूरल, मे बी द अर्बन। यानी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी खरीदोगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड will be transferred, new agricultural land will not be transferred before expiry of 3 years, before expiry of 3 years। यानी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं करोगे। तो 3 years, 3 साल कहां से काउंट करेंगे? From the date of acquisition, from the date of acquisition, यानी जब खरीदा नया एग्रीकल्चरल लैंड वहां से 3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ट्रांसफर कर दिया, if transferred, then capital gain exempted earlier, then cost of acquisition of new agricultural land, cost of acquisition of new agricultural land will be reduced by capital gain exempted earlier, capital gain exempted earlier। यानी जितना कैपिटल गेन यहां एग्जम्प्ट हुआ था उतने से नए एग्रीकल्चरल लैंड का कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड का कॉस्ट उतने से कम हो जाएगा। तो ये अब दोनों में देखो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ पीरियड का यहाँ डिफरेंस है कि 2 साल के अंदर खरीदना है और कैपिटल एसेट्स का डिफरेंस है, और यहां पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकता है। रूरल खरीदोगे और बेचोगे तो उस पे तो कैपिटल गेन ही नहीं होगी, तो एग्जम्पशन किस बात की? तो इसीलिए हाँ, यहां पे रूरल खरीद सकते हो आप। मेरे पास अर्बन लैंड था, अर्बन को बेच दिया, कैपिटल गेन हो गई, फिर रूरल खरीद लिया तो हमारा एग्जम्पशन मिल गया। रूरल के जब बेचोगे तो कैपिटल गेन ही नहीं होगा। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन ही नहीं होता। ठीक है, और एक चीज और इसके बाद है हमारा सेक्शन 54 कंपल्सरी एक्विजिशन, वो भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें देख लेते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। सेक्शन 54D, सेक्शन 54D, exemption of कैपिटल गेन। यहां भी कैपिटल गेन लिख रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होगा। एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन by compulsory acquisition on purchase of new industrial land and building। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 54D हमारा एग्जैक्टली सेम है। सपोज हमारे पास इंडस्ट्रियल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग है। अब बताओ इंडस्ट्री कौन लगा सकता है? इंडस्ट्री तो कोई भी लगा सकता है जिसके पास पैसे, चाहे इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी, बीओआई कोई भी हो। इसका मतलब डिडक्शन, यहां पे एग्जम्पशन किसको मिलेगा? ऑल एसएससी, यानी ये एग्जम्पशन सबके लिए है। 54D का एग्जम्पशन सभी एसएससी के लिए है। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 2 साल कम से कम यूज करना पड़ेगा। यूज्ड बाय SSC, used for 2 years or more,
for 2 years or more. सेम एग्रीकल्चरल लैंड की तरह है कि कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। 2 साल या उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया और यूज करने के बाद अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। न्यू लैंड बिल्डिंग है यहां पे, न्यू लैंड बिल्डिंग को आपने ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन होगा। ये कैपिटल गेन दोनों हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, दोनों कैपिटल गेन हो सकता है। अब ये कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टोटल कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 100% का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जेम्पशन के लिए करना क्या है? एग्जेम्पशन के लिए हमें करना है परचेज न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, परचेज न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, sorry, new land and building of industrial undertaking, new land and building of industrial undertaking, industrial undertaking, undertaking। अब देखो यहां पे न्यू लैंड बिल्डिंग खरीदना है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, तो 1 साल पहले का टाइम मिलता था शिफ्टिंग के लिए, आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, उसके बाद एसेट्स को बेचो। लेकिन यहां शिफ्टिंग का टाइम मिलेगा क्योंकि यहां गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है आपकी प्रॉपर्टी को, कंपलसरी एक्विजिशन हो रही है आपकी प्रॉपर्टी का। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आपकी प्रॉपर्टी के लिए रुका पड़ा है, तो क्या गवर्नमेंट आपको टाइम देगी? नहीं देगी। 2, 4, 6 महीने का टाइम मैक्सिमम मिलेगा कि आप वहां से कहीं और शिफ्ट कर लो। तो इसलिए बिफोर टाइम हमें नहीं मिलेगा, बिफोर वाला टाइम नहीं मिलेगा। और ये परचेज करना है, परचेज न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज और कंस्ट्रक्टेड भी आप लिख सकते हो, परचेज और कंस्ट्रक्टेड न्यू लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विदिन 3 years, within 3 years from the आप देखो डेट ऑफ ट्रांसफर पहले लिखा था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन यहां ट्रांसफर कब होगा? जब गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, लेकिन आपको गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देगी, तो आप खरीदोगे कैसे? तो इसका मतलब 3 years काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनसेशन रिसीव्ड, जिस डेट में कंपनसेशन रिसीव होगा उस डेट से 3 साल काउंट करके, 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनसेशन रिसीव्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड, जिस दिन आपको कंपनसेशन मिल जाए वहां से 3 साल के अंदर नया लैंड बिल्डिंग आप खरीद लो, लैंड बिल्डिंग आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब ये नया लैंड बिल्डिंग आपने खरीदा है, इसके लिए लॉक इन पीरियड 3 साल की है, 3 साल तक आप इसको नहीं बेचोगे। न्यू लैंड बिल्डिंग, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग will not be transferred before expiry of 3 years, before expiry of 3 years, 3 years from the date of acquisition, from the date of acquisition, date of acquisition. If transferred, then cost of acquisition of new land and building, new land and building will be reduced by capital gain, exempted earlier। ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम है, तीनों सेक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है तीनों में। यानी कॉस्ट यहां भी रिड्यूस होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो जाएगा, जितना एग्जम्पशन आपने यहां पे लिया है उतने अमाउंट से नेट एसेट्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, अगर 3 साल से पहले बेच दी तो।
हाँ यहाँ भी है, वो सेम है 3 साल का। जहां भी आपको एक साल से, मतलब ये कहने का मतलब 6 महीने से ज्यादा का पीरियड जहां भी मिले वहां पे ये स्कीम है, क्योंकि रिटर्न का ड्यू डेट तो पहले ही आ जाएगा 6 महीने, क्योंकि हमारा अप्रैल खत्म, मार्च खत्म हो गया, उसके बाद रिटर्न का ड्यू डेट 30 सितंबर तक होता है। ये 6 महीने का पीरियड है, तो मैक्सिमम 6 महीने का पीरियड है। 6 महीने से ज्यादा टाइम है तो आपको ये स्कीम मिलेगा, ठीक है। और अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यहां जमा कर दो। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, unutilized amount shall be deposited in capital gain account scheme on or before on or before due date of on or before due date of return of income, return of income. On or before due date of return of income. रिटर्न ऑफ इनकम का जो भी ड्यू डेट है उससे पहले ही अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा। तो ये हमारा सेक्शन है 54D, और इसके बाद अगला सेक्शन है 54E, ठीक है, 54EC। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग लिखते हैं 54EC, 54EC, ठीक है। 54EC में exemption of long term capital gain, exemption of long term capital gain on subscription of notified bonds of central government, notified bonds of central government, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड सब्सक्राइब करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आपको ये बॉन्ड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास कोई भी यहां पे एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, यानी 54EC सबके लिए है, ऑल एसएससी, ये ऑल एसएससी के लिए है, सबके लिए ये सेक्शन है, ऑल एसएससी। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स तब भी होगा जब 3 साल से ज्यादा यूज करोगे, तो यहां पे यूज कितना होना चाहिए, यूज्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा यूज करोगे और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो कौन सी कैपिटल गेन होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा कब, जब आप बॉन्ड्स परचेज करेंगे, सब्सक्राइब या परचेज bonds of NHAI और RECL, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बॉन्ड्स नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये दोनों में से कोई भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो और खरीदने का टाइम है विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर खरीदना पड़ेगा। और यहां भी लॉक इन पीरियड 3 साल का है बॉन्ड्स। और मैक्सिमम परचेज यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बॉन्ड आप खरीदोगे तो 50 लाख से ज्यादा नहीं खरीदोगे। ठीक है, बॉन्ड्स आर नॉट टू एक्सीड 50 lakhs। 50 लाख से एक्सीड होगा तो एग्जेम्पशन 50 लाख का मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड्स नॉट टू एक्सीड, यहां पे लिख लेते हैं, बॉन्ड्स नॉट टू एक्सीड रुपए 50 lakhs। 50 लाख से ज्यादा का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 50 लाख का। और बॉन्ड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, बॉन्ड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 years। From the date of acquisition, from the date of acquisition, from the date of acquisition। बॉन्ड्स 3 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं करोगे। और if transferred then long term capital gain exempted earlier shall be taxable, exempted earlier shall be taxable in previous year, shall be taxable in previous year in which it is transferred, in which it is transferred। यानी जिस साल आप ट्रांसफर करोगे उस साल जितना एग्जेम्पशन मिला था यहां पे, टोटल यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहां कॉस्ट नहीं रिड्यूस करना है, टोटल कैपिटल गेन हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंटायर कैपिटल गेन यहां पे टैक्सेबल होगा। और अगर आपने लोन ले लिया, इफ लोन और एडवांसेस, लोन और एडवांसेस taken, if loan or advances taken against such bond, if loan or advances taken against such bond shall be treated as transfer, shall be treated as transfer। अगर आपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट कोई लोन एडवांसेस ले लिया तब हम ये मानेंगे कि आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब कैपिटल गेन जो एग्जम्प्ट हुआ था ये यहाँ पे टैक्सेबल होगा। जिस साल आपने लोन ले लिया उस साल ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 54 EC है। ठीक है, कंटिन्यू करें। 54 EC, अगला सेक्शन है हमारा 54F। 54F सेक्शन 54F। ठीक है, सेक्शन 54F, कैपिटल exemption of long term capital gain on
purchase of residential house, on purchase of residential house, exemption of long term capital gain on purchase of residential house. अभी एक और हम लोगों ने पढ़ा था रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड, तो हाँ यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है आपके पास, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, इसको बेच के और रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, एनी कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखते हैं एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और यहां पे रेजिडेंशियल हाउस जब भी आ जाए तो समझ लो ये किसके लिए हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। यानी ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए सेक्शन 54F, ठीक। ठीक है, तो यहां पे कोई भी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, यहां पे अदर देन रेजिडेंशियल हाउस लिख देते हैं, other than residential house, residential house, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस टू रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54 में कवर्ड हो जाएगा। तो यहां पे अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद कौन सी कैपिटल गेन होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहां पे टोटल कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं होगी, प्रोपोर्शनेटली एग्जम्पशन मिलेगा, या एग्जम्पशन आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेटली, एग्जम्पशन अलॉट प्रोपोर्शनेटली, 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 यानी प्रोपोर्शनेटली का मतलब है इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय, long term capital gain multiplied by amount invested in residential house, amount invested in residential house, amount invested in residential house, residential house में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, divided by net sale consideration, net sale consideration, यानी सेल कंसिडरेशन से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। और इस एग्जम्पशन के लिए हमें कौन सी कंडीशन फुलफिल करना है, परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस, परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस, परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस, यानी आप नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करोगे, ठीक है। परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस विदिन 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले का भी ले लेते हैं, 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर एंड 2 years आफ्टर, और कंस्ट्रक्टेड विदिन 3 years, constructed within 3 years, within 3 years, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यह करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और नया घर कितने दिनों तक नहीं बेचना है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस को आप 3 साल तक नहीं बेचोगे, ये हमारा एग्जम्पशन है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस को 3 साल तक नहीं बेचोगे, जिस साल बेच दिया उस साल जितना एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा।
हाँ टैक्सेबल होता है। यहाँ पे एसेट्स, न्यू रेजिडेंशियल हाउस, न्यू रेजिडेंशियल हाउस will not be transferred, will not be transferred before expiry of 3 years, 3 years from the date of acquisition, from the date of acquisition. If transferred, then long-term capital gain exempted earlier shall be taxable, exempted earlier shall be taxable, shall be taxable। जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 3 साल का पीरियड है। अनयूटिलाइज अमाउंट क्या करेंगे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देंगे। यहाँ पे 3 साल का पीरियड है, इसका मतलब अनयूटिलाइज अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देंगे। अनयूटिलाइज अमाउंट must be deposited in capital gain account scheme, in capital gain account scheme on or before due date of return of income, due date of return of income। रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट से पहले अमाउंट जमा करवा दो, ठीक है। और आप जिस टाइम ये नया घर खरीद रहे हो उस टाइम आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। ये भी नोट में लिख लेते हैं नीचे, नोट में एसएससी डज नॉट ओन, एसएससी डज नॉट ओन any horse property, any horse property, yeah, does not own more than horse property, more than one horse property, one horse property other than new horse property at the time of acquisition, at the टाइम ऑफ एक्विजिशन। यानी एक्विजिशन के टाइम पे कोई और हॉर्स प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक्विजिशन के टाइम पे कोई और हॉर्स प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 54 है। यहां पे एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलता है, फुल एग्जम्पशन नहीं मिलता। यहां प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जितने पैसे न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करोगे उतना एग्जम्पशन मिलेगा। और सेक्शन 54 में मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रिस्ट्रिक्टेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मैक्सिमम अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं दिया जाएगा। यानी आपका लॉन्ग टर्म, सपोज लॉन्ग टर्म यहां पे ये प्रॉपर्टी आपने बेचा 20 लाख में और नया घर खरीद लो 50 लाख में, तो डबल एग्जम्पशन थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतने ही एग्जम्पशन मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 54F है। और इसके बाद अगला सेक्शन है 54G। 54G और GA दोनों एक जैसा सेक्शन है, बिल्कुल सेम सेक्शन है 54G और GA। तो सेक्शन नंबर 54G, ठीक है। सेक्शन 54G हम लोग लिख लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। यहां भी कैपिटल गेन लिख रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन
on shifting of industrial undertaking from urban area to any other area, यानी अर्बन एरिया से किसी और एरिया में आप इंडस्ट्री को शिफ्ट करोगे तो एग्जम्पशन आपको 54G में मिलेगा। 54G में हमारा कैपिटल एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारा है ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब यहाँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इसका मतलब एसएससी हमारा कौन हो सकता है? ऑल, सभी एसएससी हो सकता है। ऑल एसएससी चाहे इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपीबीवाई हो, सभी एसएससी के ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सेक्शन 54G सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और 54G में हमारा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट हो रहा है अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया। ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाना है, अर्बन टू अर्बन नहीं जाना है, क्योंकि दूसरे एरिया को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए आपको एग्जम्पशन दिया जा रहा है। तो आप यहां से शिफ्ट करोगे, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करोगे, प्लांट मशीनरी को बेचोगे, तो कौन सी कैपिटल गेन होगी? ट्रांसफर करेंगे तो प्लांट मशीनरी तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इस पे हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, लैंड बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल गेन लिखते हैं। ये कैपिटल गेन हमारा टोटल एग्जम्प्ट हो जाएगा, 100% एग्जम्पशन मिलेगा आपको। लेकिन करना क्या है, आप परचेज करोगे, परचेज्ड न्यू लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और ये खरीदना है। यहां भी शिफ्टिंग वर्ड ही है, शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री, इसका मतलब 1 साल पहले का टाइम मिल जाएगा। तो ये परचेज करना है 1 year बिफोर, within 1 year बिफोर, within 1 year बिफोर and 3 years after the date of transfer. डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल तक कभी भी नए लैंड बिल्डिंग प्लान ट्रांसफर के बाद 1 साल पहले टाइम मिलेगा शिफ्टिंग के लिए कि आप इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हो तो यहां बेचते जाओ, नया खरीदते जाओ, तो 1 साल पहले से ये काम कर और 3 साल बाद तक कर सकते, तो टोटल 4 साल का यहाँ टाइम पीरियड मिल जाता है। 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर से, यानी डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले 1 year बिफोर और डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल बाद तक, इस बीच में आपको खरीदना है। इस बीच में कभी भी खरीद लो, आपने खरीद लिया एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अनयूटिलाइज अमाउंट क्या करेंगे? अनयूटिलाइज अमाउंट
shall be deposited in capital gain account scheme. Deposited in capital gain account scheme. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को जमा करवा दो. ठीक है. ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट से पहले पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा. और नया लैंड बिल्डिंग खरीदा है, इसको 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करोगे. न्यू लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी will not be transferred before expiry of 3 years. Before expiry of 3 years. ठीक है. 3 साल से पहले इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे. 3 years from the date of acquisition. If transferred, अगर बेच दिया, then cost of acquisition of new land and building or plant and machinery will be reduced by capital gain exempted earlier. ठीक है. जितना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ है उसका उतने कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. और शिफ्टिंग का जितना भी खर्चा है उसका डिडक्शन मिल जाता है. यानी डिडक्शन allowed for shifting expenses. यानी हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो सेल कंसिडरेशन में से शिफ्टिंग का जितना खर्चा है वो भी माइनस करते हैं. शिफ्टिंग का खर्चे का डिडक्शन आपको मिल जाएगा. तो ये हमारा सेक्शन 54G है. और GA एक्टली सेम है. GA मैं लिखूंगा नहीं, बस सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ देता हूं. सेक्शन 54 GA ये है शिफ्टिंग exemption of capital gain on shifting of industrial undertaking from urban area to SEZ. यहां अर्बन एरिया टू SEZ में ट्रांसफर होना है, बस यही फर्क है. और बाकी सब सेम है एग्जैक्टली. हम लोग यहां लिख लेते हैं सेम एज सेक्शन 54G. सेम एज सेक्शन 54G. सिर्फ यहां अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया था, यहां अर्बन एरिया टू SEZ है, बस इतना फर्क है. यहां एनी अदर एरिया है और यहां पे SEZ है, बस इतना डिफरेंस है. और एग्जैक्टली दोनों सेक्शन सेम है. और इसके बाद एक लास्ट सेक्शन बचा है 54GB. सेक्शन 54GB नया सेक्शन आता और इंपॉर्टेंट सेक्शन है 54GB. सेक्शन 54GB. Section 54GB. Exemption of long-term capital gain on residential property. Exemption of long-term capital gain on residential property on subscription of shares
ऑफ एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी के शेयर सब्सक्रिप्शन पे आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन हम लोग 54 GB ये हम लोग नोट कर रहे हैं। सेक्शन 54 GB में आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आपके पास, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड बिल्डिंग से है। आपके पास रेजिडेंशियल लैंड है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और रेजिडेंशियल वर्ड आ गया, इसका मतलब ये किसके लिए होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अब आपको क्या करना है, इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये हमारा लॉन्ग टर्म है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो कौन सी कैपिटल गेन होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा प्रोपोर्शनेटली एग्जम्प्ट होगा, प्रोपोर्शनेटली एग्जम्प्ट होगा, प्रोपोर्शनेटली एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड। अब कितना एग्जम्पशन मिलेगा ये हम लोग लिखेंगे, एग्जम्पशन इक्वल टू, एग्जम्पशन इक्वल टू, अभी देखते हैं एग्जम्पशन क्या होगा। तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसके बाद आप पैसे लगाओगे शेयर्स परचेज करने में, सब्सक्राइब्ड शेयर्स ऑफ, subscribed shares of eligible company, shares of eligible company, eligible, subscribed equity shares of eligible company. Within 1 year, within 1 year from the date of transfer, from the date of transfer, within 1 year from the date of transfer, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल के अंदर आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां 1 साल 6 महीने से ज्यादा का पीरियड मिल गया, इसका मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर सकते हो। यहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर सकते हो। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, अमाउंट must be deposited, deposited in deposit account, deposit account on or before due date of, due date of return of income, due date of return of income, रिटर्न ऑफ इनकम की जो भी ड्यू डेट है उससे 1 साल, ये ड्यू डेट से पहले ही इस अमाउंट को डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दो, तो भी जमा करवाया तो भी एग्जम्पशन मिलेगा, या शेयर सब्सक्राइब कर लिया तो भी मिलेगा। अब आपने शेयर्स, आपने प्रॉपर्टी बेची, आपके पास पैसे आया, उन पैसे से आपने शेयर्स खरीद लिया, आपके पैसे कहां चला गया? कंपनी के पास, और कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपके पैसे से न्यू एसेट्स परचेज करेगी। कंपनी विल परचेज न्यू एसेट्स है यहां पे, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं। एसेट्स का मतलब यहां प्लांट मशीनरी। कंपनी विल परचेज न्यू प्लांट मशीनरी within 1 year, within 1 year from the date of subscription, from the date of subscription, subscription, यानी आप डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन से पहले कंपनी 1 साल के अंदर प्लांट मशीनरी खरीदेगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया तो क्या करेगी कंपनी? डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा देगी। ठीक है, कंपनी डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा देगी तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। और 1 साल का टाइम यहां भी है, 1 साल का टाइम यहां भी है। 1 साल के पहले अगर ये सब्सक्राइब नहीं कर पाता
और कंपनी न्यू एसेट्स परचेज नहीं कर पाएगी तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यानी इफ, ठीक है, और एक और यहाँ पे लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स का। अब यहाँ पे एग्जम्पशन पहले लिख लेते हैं। एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एग्जम्पशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय, यहां लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी बाय कंपनी। अब देखो एग्जम्पशन आपको लेना है और हमें देखना है कंपनी के लिए, कंपनी कितना न्यू एसेट्स खरीदी है, कितने पैसे का खरीदी है, और डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, 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 ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, ये हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब यहां पे लॉक इन पीरियड है, 1 साल के अंदर सब्सक्राइब करना है, इनको भी 1 साल के अंदर प्लांट मशीनरी खरीदना है, और शेयर्स और प्लांट और मशीनरी इन दोनों के लिए लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स। यानी शेयर will not be transferred before expiry of 5 years। यहां पे 3 साल का पीरियड था, यहां 5 साल का पीरियड है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स। और कंपनी के लिए न्यू एसेट्स, न्यू प्लांट एंड मशीनरी will not be transferred before expiry of 5 years। 5 years। एक एक्सेप्शन है, अमलगमेशन, डिमर्जर और सक्सेशन को हटा दिया कि अमलगमेट हो रही है कंपनी या सक्सेशन हो रही है, तो अमलगमेशन और डिमर्जर को छोड़ के, एक्सेप्ट अमलगमेशन और डिमर्जर, अमलगमेशन और डिमर्जर, इसको छोड़ के, यानी इसको छोड़ा नहीं है कि रिमेनिंग पीरियड अमलगमेटेड कंपनी और डिमर्ज कंपनी पूरा करेगी, ठीक है। इफ ट्रांसफर्ड देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन exempted earlier shall be taxable, exempted earlier shall be taxable, shall be taxable, shall be taxable। जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। यानी आपने यहां जितना एग्जम्पशन लिया है उतना यहां टैक्सेबल होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन restricted to long term capital gain, यानी मैक्सिमम एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे 2 चीज है, एक तो एलिजिबल कंपनी किसको कहेंगे और न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबल कंपनी लिख लेते हैं। एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी मीन्स व्हाट? एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है? एलिजिबल कंपनी का मतलब है कि कंपनी, फर्स्ट पॉइंट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड between 1st April of previous year in which residential property transferred, यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से लेके टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न के ड्यू डेट के बीच में कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है। यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर की,
जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, आपने ट्रांसफर की, ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन, ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट दिसंबर 2015, 1 दिसंबर 2015 को ट्रांसफर किया है। ये प्रीवियस ईयर हमारा है, ये प्रीवियस ईयर है 2015-16, 2015-16 है, तो 2015-16 का फर्स्ट डे इस प्रीवियस ईयर का पहला दिन हो गया 1 अप्रैल 2015। यहां से लेके रिटर्न का ड्यू डेट, हमारा रिटर्न का ड्यू डेट हो सकता है 31 जुलाई हो या 30 सितंबर हो, इस बीच में कहीं भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। मतलब 16 यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, यहां कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एलिजिबल कंपनी कहलाएगी। और एक दो पॉइंट है एलिजिबल कंपनी से रिलेटेड, कि एलिजिबल कंपनी हमारा सेकंड पॉइंट, एलिजिबल कंपनी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, मानी कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ